सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? जब किसी भी मेटल की सरफेस से यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। किसी भी मेटल के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, या फिर आयनाइजेशन हमारे पास एंथैल्पी। कोई भी मेटल है गैसीय स्टेट में, देखो मेटल गैसीय स्टेट में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा किसी भी मेटल से तो क्या बनेगा आपके पास? कैटायन, ठीक है ना। और जो यूनिट होती है आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए वो क्या होती है? किलो जूल पर मोल। यानी आयनाइजेशन एनर्जी अगर हमें कम लगानी पड़े किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसका मतलब जो कैटायन है वो इजीली बन जाएगा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़े तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वो बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए कैटायन बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको याद रखना चाहिए अगर किसी मेटल जो कि गैसीय स्टेट में है, जब मैं उसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी लगाऊंगा यानी पहला इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास कैटायन बनेगा, एम पॉजिटिव बनेगा। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस एम पॉजिटिव से दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगाऊंगा तो वो कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी होगी? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या बनेगा? M2 पॉजिटिव। और उसी तरह से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या बनेगा? M3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ट्रेंड देखा जाता है वो क्या है जनरली कि जो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड से ज़्यादा होगी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पहली से ज़्यादा होगी। तो बेसिकली रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकालते जाओगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही रहेगा ना वहाँ पे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आप सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को निकालोगे उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं जैसे ही आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला बेटा तो एम पॉजिटिव बना यानी रेडियस क्या हो गई? कम। अब आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? न्यूक्लियस के पास आ गया और ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो गया वहाँ पे, बहुत ही टाइटली न्यूक्लियस ने उसके ऊपर क्या किया? उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब जैसे भी आपने एनर्जी लगा के दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब क्या बन गया? M2 पॉजिटिव। अब क्या हुआ? अब जो रेडियस है और भी कम हो गया। जब बहुत कम हो गया तो अब आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? न्यूक्लियस के और भी पास आ गया, ठीक है ना। तो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो होता क्या है, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं रेडियस छोटी होती जाती है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकेंड से ज़्यादा होती है और सेकेंड वाली किससे ज़्यादा होती है? पहले वाली से ज़्यादा होती है। इसी तरह से ये ग्राफ का अगर आप नेचर देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी जो है किलो जूल पर मोल में और एटॉमिक नंबर के बीच में। तो फर्स्ट 60 एलिमेंट्स के लिए अगर आप ग्राफ देखो तो आप ग्राफ में क्या देखोगे कि जो नोबल गैसेज है वो पीक पोजीशन पे हैं सारी की सारी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। और जो अल्कली मेटल है ग्रुप 1 के मेटल है वो कहाँ पे है? बॉटम पे, मिनिमम पोजीशन को अप्लाई किए हुए हैं। और बाकी बीच में आपको कहीं कहीं पे क्या दिखाई दे रहे हैं? ये जो है ये आपको यहाँ पे जो है डिप्रेशन से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो समझने की बात ये है कि हीलियम, नियोन, आर्गन इनके लिए नोबल गैसेस के लिए जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी हाई क्यों होती है? हमें पता है कि जो नोबल गैसेज होती है उनका फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है बेटा? बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है? जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल ग्रुप 1 के मेटल हैं, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है, यहाँ पे कम एनर्जी मुझे लगानी पड़ती है। इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू उनके लिए क्या है? कम है। और जैसे जैसे ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हलीना की रब से फरियाद, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में नीचे की तरफ आते जाएंगे और भी कम होती जाएगी, इसलिए पॉइंट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ केसेस है आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस, ये क्यों आ रहे हैं, ये गर्थ क्यों आ रही है, इनको हम आगे पढ़ते हैं अभी। तो होता क्या है बेसिकली, अगर आप ग्रुप में या पीरियड में नॉर्मल ट्रेंड देखो तो जनरली जब ग्रुप के अंदर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एन की वैल्यू बढ़ती है, पढ़ चुके हैं हम। तो रेडियस भी बढ़ती है, जब रेडियस बढ़ेगी तो आउटर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या होगी? न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो
एनर्जी मुझे कम लगानी पड़ेगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसी तरह से पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है आउटर इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ता चला जाता है। और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं पीरियड के अंदर, क्या बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है बोरोन से, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, और नियोन की हाईएस्ट होती है सेकेंड पीरियड के अंदर। नियोन की हाईएस्ट है ये तो हमें पता है क्योंकि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। अब अगर इनको हम स्टडी करें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s2 बोरोन का कितना है 1s2 तो इन दोनों के केस में क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे भी फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की क्या है, ज़्यादा, क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा, यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, पी से। पी का साइज़ क्या होता है, बड़ा, तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। यानी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बेरिलियम का क्या है, जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है इस ऑर्बिटल की वो बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग का मतलब न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। तो पेनिट्रेशन पावर के लिए भी आपको एक रूल पता होना चाहिए कि एस इज़ ग्रेटर देन पी इज़ ग्रेटर देन डी इज़ ग्रेटर देन एफ। एरिया वाइज अलग है, एस इज़ लेस देन पी इज़ लेस देन डी इज़ लेस देन एफ, लेकिन पेनिट्रेशन वाइज यानी न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस सबसे पास में होगा, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको एस से निकालना है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के पास है, इसलिए मुझे हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। उसी तरह नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में क्या है, 2p3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में हाफ फिल्ड नहीं है। इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन जब भी मैं निकालूंगा नाइट्रोजन से तो मुझे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन से बेटा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकल के 2p2 और ये क्या बन जाएगा 2p3। अब ये हाफ फील्ड बन गया, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे भी होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा ट्रिक क्या होता है, जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो हमेशा एस की ज़्यादा होगी पी से, पी की डी से और डी की एफ से। यही यहाँ पे बताया गया है कि बेरिलियम में जो 2s2 है इसकी एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो एस के इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड है न्यूक्लियस से, इसलिए इसी वजह से उनको निकालना मुश्किल है और बेरिलियम के आयनाइजेशन एनर्जी जो है बोरोन से ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड केस में ये बताया गया है कि नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो 2p3 है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है जो कि बहुत स्टेबल होता है, और स्टेबल होने की वजह से किसी भी स्टेबल एटम से, एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं होता, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ से क्या बच जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन जब मैं निकाल दूंगा यहाँ से तो ये जो 2p3 है, ठीक है ना, अब नाइट्रोजन का क्या बन जाएगा 2p2 और जो ऑक्सीजन है वो क्या बन जाएगा 2p3। तो अब ये हाफ फील्ड बन गया। अब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से। तो कंपटीशन में वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों से पूछ सकता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ भी चुके हैं कि हाफ फील्ड क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर नाइट्रोजन का आप कॉन्फ़िगरेशन देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में क्या है, सेम है, ठीक है ना, इसकी वजह से यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा और ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, सिमेट्री है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पे चांसेस क्या है, इन इलेक्ट्रॉन के इन दोनों के बीच में रिपल्सन होने के चांसेस हैं, इसी वजह से जो है ये लेस स्टेबल होता है, किससे, हाफ फील्ड से। तो उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चंस हैं कुछ बेटा, इनको करके देखोगे कौन कौन से, कि आपको बताना है कि बताइए लिथियम की जो है आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम क्यों होती है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपको बताना है कि नियोन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर क्यों होती है रिस्पेक्टिव पीरियड में। तीसरा है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अरेंज करना है सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम और लिथियम को, ठीक है बेटे। तो ये था आयनाइजेशन एनर्जी, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था जो आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से करोगे, ओके। और
आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का टेस्ट 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। तो 30 नंबर का टेस्ट होगा जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस, दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा मेहनत करो। फर्स्ट 2 चैप्टर्स का आपका टेस्ट हो चुका था, तो इस बार पेपर में 3rd और 4th चैप्टर आपका आएगा, ठीक है ना, गैसियस स्टेट और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।